अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्रिमिनल कोड्स, जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के तहत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स और क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स अलॉन्ग विद द सेंटेंसेस विच दीज कोड्स में पास। के CRPC के अंदर कौन कौन सी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं क्रिमिनल कोड्स की, और कौन सी अदालत किस किस्म की सज़ा सुना सकती है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हाई कोर्ट और तमाम वो अदालतें जो सेक्शन 6 के तहत बनाई जाएंगी CRPC के, उनको हम क्रिमिनल कोड्स कहेंगे। हर जो अदालत है जो सेक्शन 6 के तहत बनाई गई है वो एक दूसरे से ही मुख्तलिफ है और वो अलग अलग काम सर अंजाम दे रही हैं, मुख्तलिफ उनके परफॉर्मेंस हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो कोई भी अदालत जो सेक्शन 6 के तहत बनाई गई है, हम सिर्फ उसको सेक्शन 6 के तहत क्रिमिनल कोर्ट नहीं कह सकते। इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो अदालत बनी है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ऊपर एक्शन लेती हो, जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो अदालत उससे डील करती हो, फिर हम उस कोर्ट को क्रिमिनल कोर्ट कह सकते हैं। इसका रेलिवेंट प्रोविजन है सेक्शन 6 से 41 तक CRPC 1898 का। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ कोर्ट की। इसमें लीगल मीनिंग देख लेते हैं कि अदालत जिसके पास जुरिस्डिक्शन होगी, इख्तियार होगा क्रिमिनल केसेस के ऊपर, वो क्रिमिनल कोर्ट कहलाएगी। और जनरल मीनिंग अगर इसका डिस्कस करें तो जनरली वो अदालत जो CRPC के अंदर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर लिखी गई है, उस कोर्ट को हम क्रिमिनल कोर्ट कहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। एक क्रिमिनल कोर्ट जो है ये एक ऐसा लीगल वेन्यू है, एक ऐसी कानूनी जगह है जहाँ पे जो इल्ज़ाम लगाए होते हैं किसी के ऊपर कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ जुर्म किया है, तो वो तमाम जो बातें होती हैं, तमाम जो वो इल्ज़ामात होते हैं, उनको जिस जगह पे सुना जाता है, जहाँ पे उसको डिटरमिन किया जाता है कि क्या वो बंदा जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो गिल्टी है या वो इनोसेंट है। और फिर अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाती है, उसको सज़ा दी जाती है कि उसने जो क्रिमिनल लॉ की वायलेशन की है उसके ऊपर उसको ये सज़ा दी जा रही है। ऐसी जो जगह होती है कानून के अंदर, उसको क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एक ऐसी अदालत जिसके पास इख्तियार समात होता है कि वो किसी केस को सुने और सज़ा दे मुजरिम को क्रिमिनल लॉ की वायलेशन के ऊपर, तो ऐसी अदालत क्रिमिनल कोर्ट कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की। सेक्शन 6 के तहत इसके अंदर ये 4 मेन कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशंस है, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है, और फिर कोई भी ऐसी अदालत जो इस कानून के तहत या फिर इससे हट के किसी भी कानून के तहत बनाई जाएगी कुछ वक़्त के लिए, या उस वक़्त जब कानून वो लागू होगा, कोई भी वो कानून के तहत जो अदालत बनाई जाएगी उसे हम क्रिमिनल कोर्ट कंसिडर करेंगे। इसमें अब इनकी डिटेलिंग देख लेते हैं। सबसे पहले है हाई कोर्ट। मीनिंग है हाई कोर्ट का कि जो हाई कोर्ट है उसका मतलब है सबसे बड़ी अदालत, जहां पे क्रिमिनल अपील या फिर रवियन जाती है एक सूबे के अंदर, उसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। फिर उसके बाद है क्रिएशन ऑफ हाई कोर्ट कि जो हाई कोर्ट है ये बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत, और इसके अंदर एक चीफ जस्टिस होता है और उसके साथ और भी जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, और इन जजेस की तादाद जो है वो भी कानून डिटरमिन करता है, और इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की जानिब से की जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी होंगे वो इसको अपॉइंट करेंगे। फिर उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद। एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है जुडिशल कमीशन, उससे जो भी रिकमेंडेशन आगे जाती है कि फ़लाँ बंदा जज के लिए एलिजिबल है, उसको हम अपॉइंट कर सकते हैं, तो वो रिकमेंडेशन लेने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फिर उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पावर ऑफ हाई कोर्ट। इसमें सबसे पहले है जुडिशल रिव्यू के हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि जितने भी कवानीन या एग्जेक्टिव एक्शंस हुए हैं वो उनके ऊपर रिव्यू ले सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। फिर उसके बाद है रिट जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है कि वो रिट जारी कर सकती है। ये रिट की कुछ काइंड्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो और उसके अलावा सर्शियोरेरी है।
और ये रिट जारी करने का मकसद ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के और उसके अलावा जो इंसाफ है उनको इंश्योर कर लिया जाए, उनको प्रोटेक्ट कर लिया जाए। फिर उसके बाद है एपिलेट जुरिस्डिक्शन के हाई कोर्ट के पास अपील सुनने का भी इख्तियार है, जिसके अंदर सिविल केसेस भी शामिल होते हैं और क्रिमिनल केसेस भी शामिल होते हैं। उसके बाद है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। कुछ ऐसे मामलात भी हैं, मखसूस केसेस आ जाते हैं जिसमें हाई कोर्ट के पास डायरेक्ट केस जो है वो फाइल किया जाता है, जिसमें शामिल ये क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात होती है या फिर कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो, जैसे इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल किए जाते हैं हाई कोर्ट के पास। तो इन केसेस में डायरेक्ट केस जो है वो हाई कोर्ट में फाइल होता है और हाई कोर्ट के पास इख्तियार समात ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत होता है कि वो उसको एंटरटेन करे। फिर उसके बाद है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है कि जितने भी लोअर कोर्ट उसके प्रोविंस के अंदर आते हैं वो उनके तमाम जो फंक्शंस हैं उसके ऊपर नजर सानी रखती है। इसके बाद है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए या फिर अपने से जो लोअर कोर्ट्स हैं उनकी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए अगर कोई बंदा किसी अदालत का हुक्म नहीं मान रहा तो वो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकती है। फिर उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। हाई कोर्ट के पास अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म करने के इख्तियारात मौजूद हैं, जिसमें शामिल जजेस की अपॉइंटमेंट है या फिर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, जो उनके प्रोसीजर्स हैं वो उनको रेगुलेट करती है। फिर उसके बाद है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, जिसकी हमने अभी बात की कि हाई कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है कि जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास फाइल होते हैं और वो उनको एंटरटेन करती है। फिर उसके बाद आ जाएगा कोर्ट ऑफ सेशंस। अब कोर्ट ऑफ सेशन की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर सेशन के अंदर एक सेशन कोर्ट बनाई जाती है और इसके अंदर जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। और अगर इसकी प्लेस देखें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जहां पे सुटेबल समझती है एक जगह पे या एक से ज़्यादा जगह पे वो सेशन कोर्ट की सिटिंग मेंटेन कर सकती है, वो वहां पे सेशन कोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकती है। फिर उसके बाद है कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जजेस के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, मतलब जिस सूबे के अंदर सेशन कोर्ट बनाई जा रही है उस सूबे की जो हुकूमत है वो अपॉइंट करेगी एडिशनल सेशन जजेस को और वो एक्सरसाइज करेंगी अपनी इख्तियारात अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हुए। अगर वो एक से ज़्यादा जजेस अपॉइंट कर रही है तो फिर वो उनकी जुरिस्डिक्शंस को भी मेंटेन करेगी, जिसके पास जितने हद तक इख्तियारात होंगे वो उसको बताए जाएंगे और वो उसके अंदर रहते हुए ही काम करेगा। फिर उसके बाद है कोर्ट ऑफ असिस्टेंट जजेस के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो जैसे एडिशनल सेशन जजेस को अपॉइंट करती है उसी तरह ही वो असिस्टेंट सेशन जजेस को भी अपॉइंट करती है ताकि वो अपनी जुरिस्डिक्शंस के अंदर रहते हुए अपने काम जो है वो परफॉर्म कर सकें। उसके बाद है स्टेटस ऑफ एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस के जो असिस्टेंट सेशन जजेस और जो एडिशनल सेशन जजेस हैं इनके पास सेम ही पावर्स मौजूद हैं, सेम ही इख्तियारात मौजूद हैं। सिर्फ जो असिस्टेंट सेशन जज है वो सज़ाए मौत या फिर वो सज़ा जो 7 साल से ज़्यादा की होगी, इम्प्रिजनमेंट जो 7 साल से ज़्यादा की है, असिस्टेंट सेशन जज वो पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकता। बाकी इन दोनों के स्टेटस के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। फिर उसके बाद आ जाएंगे पावर्स ऑफ सेशन कोर्ट। इसमें सबसे पहले है ट्रायल ऑफ सीरियस ऑफेंसेस के जो सेशन कोर्ट है उसके पास इख्तियार मौजूद है कि वो जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनको वो ट्राई करे, उनको वो सुने, जैसे कि मर्डर है, रेप, रॉबरी वगैरह, और फिर वो उसके ऊपर सज़ा भी सुना सकती है, सज़ाए मौत हो या फिर कैद हो 7 साल से ज़्यादा की। फिर उसके बाद है एपिलेट जुरिस्डिक्शन के जो सेशन कोर्ट है उसके पास इख्तियार है कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के केसेस के ऊपर अपील सुन सकती है। फिर उसके बाद है बेल अथॉरिटी के सेशन कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट भी कर सकता है और डिनाई भी कर सकता है सीरियस ऑफेंसेस में। फिर उसके बाद है कन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस के अगर कोई डेथ सेंटेंस सेशन कोर्ट ने इम्पोज किया है तो उसको एग्जीक्यूट करवाने से पहले, सजाए मौत परफॉर्म करवाने से पहले हाई कोर्ट से उसको कंफर्म करवाया जाएगा। फिर उसके बाद है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के जो सेशन कोर्ट है उसके पास इख्तियार मौजूद है कि वो फ्रेम करती है चार्जेस को, फर्द जुर्म आयद करती है एक्यूज पर्सन के ऊपर
तमाम जो एविडेंसेस पेश किए गए होते हैं उनको एग्जामिन करती है और फिर उसके बाद जिस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा होता है उसके खिलाफ फर्द जुर्म आयद करती है। फिर उसके बाद है एविडेंस एग्जामिनेशन। सेशन कोर्ट तमाम गवाहों को तमाम सबूत जो भी ज़रूरी होते हैं मामले के मुतल्लिक वो उनको तलब करती है और उनको एग्जामिन करती है, उनकी छानबीन कर सकती है, ये उसके पास इख्तियार है। फिर उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ केस कि सेशन कोर्ट जो है वो केस को डिसमिस भी कर सकती है अगर उसके अंदर मेरिट मौजूद नहीं है या फिर मेरिट की कमी है या फिर वो मेंटेनेबल ही नहीं है, तो फिर उस केस को वो डिसमिस कर सकती है। फिर उसके बाद है सेंटेंसिंग पावर कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसके पास इख्तियार मौजूद है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ा सुना सकती है जिसके अंदर कैद भी शामिल है, जुर्माना भी वो आयद कर सकती है और फिर कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें वो डेथ सेंटेंस भी, सज़ाए मौत भी सुना सकती है। उसके बाद आ जाएगा कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। इसमें सबसे पहले है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इसमें 3 कैटेगरीज पाई जाती हैं, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को डिस्कस करते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है किसी भी बंदे को जिसको वो समझती है कि ये मैजिस्ट्रेट लगने के काबिल है किसी भी ज़िले में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो उसको अपॉइंट करती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसकी लोकल लिमिट्स भी बयान करती है नोटिफिकेशन के अंदर, मतलब उसको जुरिस्डिक्शंस भी प्रोवाइड करती है कि जिस हदूद में रहते हुए उसने काम करने हैं। उसके बाद आ जाएगी जुरिस्डिक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट के जो जुरिस्डिक्शन है मैजिस्ट्रेट की वो पूरे ज़िले तक फैली होती है। अगर तो उसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई कदगन लगा दे, कोई पाबंदी, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि आप फलां जगह पे अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वो उसके ऊपर पाबंदी होगी। अगर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती तो फिर जो मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है वो पूरे ज़िले पे समझी जाती है। फिर उसके बाद इसके पावर्स देख लेते हैं। सबसे पहले है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस के जो मैजिस्ट्रेट है वो मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिमिनल ऑफेंसेस को ट्राई कर सकता है जिसमें शामिल आ जाती हैं वो जराइम जिनकी सज़ा 3 साल तक है या फिर जुर्माना या फिर वो दोनों आयद कर सकता है। फिर उसके बाद है कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के जो मैजिस्ट्रेट है वो खुद ब खुद किसी भी जुर्म की कोग्निजेंस कर सकता है, वो खुद उसके अंदर नोटिस ले सकता है, खुद उसके अंदर डायरेक्ट शामिल हो के अज खुद नोटिस जिसे कहते हैं, तो वो किसी भी ऑफेंस के ऊपर कोग्निजेंस लेकर उसके अंदर अपने इख्तियार को एक्सरसाइज करते हुए वो उस बंदे के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है तब जब उसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट से हो या फिर उसे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की तरफ से कोई कंप्लेन मिली है, तो फिर वो उसके ऊपर कोग्निजेंस लेते हुए प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकती है। फिर उसके बाद है बेल पावर के जो मैजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास का वो बेल ग्रांट कर सकता है उन जुर्म के अंदर जो ज़रा कह लें कि कम सीरियस हैं, ज़्यादा हीनियस नहीं है, तो उनके ऊपर वो मैजिस्ट्रेट जो है वो बेल ग्रांट कर सकता है। फिर उसके बाद है इशूइंग वारंट एंड समन के जो मैजिस्ट्रेट है वो एक्यूज पर्सन को या फिर विटनेसेस को बुलाने के लिए उनको समन भी जारी कर सकता है, उनको वारंट भी जारी कर सकता है कि वो आए और अदालत के सामने पेश हों। फिर उसके बाद है कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज कि जब मैजिस्ट्रेट को कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है और वो उसको डिटरमिन करता है और वो देखता है कि इस केस के ऊपर सफिशिएंट ग्राउंड या फिर सफिशिएंट एविडेंसेस मौजूद नहीं है, तो फिर वो उसके ऊपर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बिठाता है। शुरू में पहले वो इंक्वायरी कराता है उस मैटर की, उस मामले की, ताकि जो मज़ीद एविडेंस हैं उसको इकट्ठा किया जा सके ताकि केस को आगे चलाया जा सके, केस जो है वो मेंटेनेबल हो जाए। फिर उसके बाद है रिकॉर्डिंग एविडेंस के मैजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि वो एविडेंस को रिकॉर्ड करे ट्रायल के दौरान, हेयरिंग के दौरान। फिर उसके बाद है कंपाउंडिंग ऑफेंसेस। कुछ ऐसे केसेस भी आ जाते हैं जिसके अंदर जो मैजिस्ट्रेट है वो ऑफेंस को कंपाउंड कर देता है, उसको माफ़ कर देता है ताकि जो पार्टीज़ हैं वो आपस में अपना मामला हल कर सकें अदालत से बाहर। फिर उसके बाद है मैजिस्टेरियल ऑर्डर। जो मैजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर जारी कर सकता है जिनका ताल्लुक मेंटेनेंस या कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन से है या फिर और कोई सिविल मैटर है किसी स्पेसिफिक लॉ के तहत, वो मैजिस्टेरियल ऑर्डर्स भी जारी कर सकता है।
फिर उसके बाद है मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अपॉइंट करती है, उसी तरह ही वो मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी अपॉइंट करती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और वो जो सेकंड क्लास का मैजिस्ट्रेट है उसके पास भी जुरिस्डिक्शन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के तहत उसको प्रोवाइड की जाती है, या तो वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होती है, या फिर अगर कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो तो वो नोटिफिकेशन के अंदर बयान कर दी जाती है। उसके बाद है जुरिस्डिक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट, के जो मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है सेकंड क्लास के मैजिस्ट्रेट की, वो भी थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होती है, पूरे ज़िले में होती है। अगर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन हो तो वो उस रिस्ट्रिक्शन को पूरा करने का पाबंद है, वो उस जगह पे या उतनी हद तक अगर पिक्यूनियर जुरिस्डिक्शन देखें और वो उससे मामला जो है वो बालातर है तो वो उसको एंटरटेन नहीं कर सकता। और अगर ऐसी बात नोटिफिकेशन में बयान नहीं की गई तो फिर उसकी जुरिस्डिक्शन थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करूं अगर मैं, फिर उसके बाद है पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। इसमें सबसे पहले है ट्रायल ऑफ माइनर ऑफेंसेस के। जो सेकंड क्लास का मैजिस्ट्रेट है वो माइनर ऑफेंसेस को सुनता है जिनकी सज़ा 1 साल तक की होती है या फिर जुर्माना जो भी वो आयद करे। उसके बाद है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस के जो सेकंड क्लास का मैजिस्ट्रेट है वो भी उसी तरह ही जब कोई प्राइवेट पर्सन या फिर पुलिस उसके सामने कोई रिपोर्ट पेश करती है किसी जुर्म की या फिर कोई कंप्लेन आती है प्राइवेट पर्सन की जानिब से, तो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस करते हुए उस ऑफेंस की तो उसके बंदे के खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग शुरू करता है। फिर उसके बाद है बेल पावर। सेकंड क्लास का मैजिस्ट्रेट भी बेल ग्रांट कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि जो ऑफेंस है वो ज़रा माइनर किस्म का हो। सीरियस ऑफेंस के अंदर अगर चले जाएं तो वो फिर जो फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट है उसके पास इख्तियार है कि वो उसको बेल को ग्रांट करेगा। अगर सेकंड क्लास के मैजिस्ट्रेट के पास कोई ऐसा मैटर आ जाता है जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, वो उससे ज़रा सीरियस ऑफेंस है, तो फिर वो मैजिस्ट्रेट जो उससे हायर मैजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट, वो उसको मामला रेफ़र कर देता है और फिर फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट उसके पास इख्तियार होता है कि वो उसको बेल ग्रांट करे या फिर उसकी बेल को डिनाई कर दे। फिर उसके बाद है इशुइंग समन कि जो सेकंड क्लास का मैजिस्ट्रेट है वो गवाहों को भी और एक्यूज पर्सन जो मुलजिम है उसको समन भी कर सकता है और उसको वारंट भी जारी कर सकता है कि वो आए और अदालत के सामने पेश हो। फिर उसके बाद है रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। सेकंड क्लास का मैजिस्ट्रेट भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। फिर उसके बाद है कंपाउंडिंग ऑफेंसेस के जो मैजिस्ट्रेट है सेकंड क्लास का वो भी जुर्म को माफ़ कर सकता है, कंपाउंड कर सकता है, ताकि जो मामला है वो आउटसाइड द कोर्ट सेटल हो जाए। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है कि जो सेकंड क्लास का मैजिस्ट्रेट है उसके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी होती हैं जिसमें वो मेंटेन करता है, मैनेज करता है कोर्ट के रिकॉर्ड को और शेड्यूल्स को। इसके बाद आ जाएगा मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो जैसे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो उसी तरह ही थर्ड क्लास का मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट करती है किसी भी ज़िले के अंदर। अब इसकी पावर्स देख लेते हैं। सबसे पहले है ट्रायल ऑफ माइनर ऑफेंसेस के जो थर्ड क्लास का मैजिस्ट्रेट है वो बहुत ही ज़्यादा जो छोटे जुर्म है जिनकी सज़ा 6 महीने तक या फिर जो जुर्माना वो उसके ऊपर आयद कर सकता है, वो सिर्फ इतनी सज़ा तक के जो मामलात हैं उनको वो मेंटेन कर सकता है, उनको वो ट्राई कर सकता है। उसके बाद है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के उसी तरह ही अगर कोई प्राइवेट पर्सन कोई कंप्लेन लेके आता है या फिर कोई पुलिस रिपोर्ट पेश की जाती है मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास को, तो वो मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेते हुए प्रोसीडिंग को शुरू कर सकता है उस मुलज़म के ख़िलाफ़। फिर उसके बाद बेल पावर है कि मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास का भी बेल ग्रांट कर सकता है माइनर ऑफेंसेस के ऊपर, लेकिन अगर उसकी जुरिस्डिक्शन से बात बाहर निकल जाती है तो फिर वो अपने से बड़े मैजिस्ट्रेट को, सेकंड क्लास को अगर उसके पास जा सकती हो या फिर फर्स्ट क्लास को वो भेज देता है ताकि वो उसके ऊपर या तो बेल ग्रांट करे या फिर उस बेल को डिनाई करे, या फिर उस मैजिस्ट्रेट के पास उस इख्तियार होता है कि उसने क्या करना है। फिर उसके बाद है इशुइंग समन कि जो थर्ड क्लास का मैजिस्ट्रेट है वो एक्यूज पर्सन को और विटनेसेस को समन भी कर सकता है, वारंट भी कर सकता है कि वो अदालत के सामने पेश हों। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है कि जो मैजिस्ट्रेट है थर्ड क्लास का वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है, चाहे वो विटनेस की हो चाहे वो एक्यूज की हो। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ हैं कि थर्ड क्लास के मैजिस्ट्रेट के पास भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके अंदर
कोर्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करना है या फिर जो केस की फाइल्स हैं उनको मैनेज करना है। उसके बाद है अदर मैजिस्ट्रेट कोर्ट। अब अगर हम अदर मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स की बात करें तो इसमें दो आ जाती हैं, एक स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट और दूसरा आ जाता है बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब जो स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी एक बंदे को या एक से ज़्यादा लोगों को स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है और उन्हें स्पेशल पावर्स और स्पेशल लिमिटेशंस ग्रांट की जाती हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से, और वो अपनी उन्हीं स्पेशल पावर्स और स्पेशल लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए काम करते हैं। फिर उसके बाद है बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है कुछ मखसूस जुडिशल मैजिस्ट्रेट को बेंच के तौर पे, मतलब दो या दो से ज़्यादा जो मैजिस्ट्रेट हैं उनको एक साथ बिठा के तो बेंच भी उनका कायम कर सकती है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट के लिए भी जो लोकल लिमिट्स हैं, जो जुरिस्डिक्शंस हैं, वो उनके लिए भी नोटिफिकेशन में जारी करेगी। उसके बाद है कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड फॉर द टाइम बिंग। इसमें सबसे पहले आ जाएगा जस्टिस ऑफ पीस कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन जारी करती है ऑफिशियल गजट के अंदर, जिसमें वो अपॉइंट करती है ऐसे बंदे को जो पाकिस्तान के अंदर रहता है और उसका किसी बाहर की रियासत के साथ, किसी फॉरेन स्टेट के साथ कोई लिंक नहीं होता, तो वो ऐसे बंदे को जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट करती है और वो उसके लिए लोकल एरियाज़ या जो लिमिट्स होती हैं, जो उसकी जुरिस्डिक्शन होती है, वो नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन करती है। अब इसके पावर्स देख लेते हैं। सबसे पहले है अरेस्ट के जो जस्टिस ऑफ पीस है उसके पास इख्तियार मौजूद है कि वो जिस तरह पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है किसी बंदे को अरेस्ट विदाउट वारंट, तो इसी तरह ही जस्टिस ऑफ पीस भी किसी भी बंदे को जो हैबिचुअल ऑफेंडर है या फिर कोई वेगाबाउंड्स है या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो संगीन किस्म का मुजरिम है, उसको वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। फिर उसके बाद है पावर्स आफ्टर अरेस्ट के जब जस्टिस ऑफ पीस किसी बंदे को अरेस्ट कर लेगा तो उसके पास वही इख्तियार होंगे जो एक पुलिस ऑफिसर के पास होते हैं या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होते हैं। वो उसी तरह ही आगे मजिस्ट्रेट को वो पेश करेगा और उसका ट्रायल चलाएगा। फिर उसके बाद है एड फ्रॉम मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स कि जस्टिस ऑफ पीस ज़रूरत पड़ने पर पुलिस से मदद तलब कर सकता है। उसमें रीजंस कुछ होती हैं, जैसे पहली रीज़न है टेकिंग और प्रिवेंटिंग ऑफ एस्केप ऑफ एनी पर्सन, कि कोई बंदा अगर उसके भाग जाने का ख़तरा है और वो बंदा किसी जुर्म का मुर्तकिब है या फिर वो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, कोई सीरियस ऑफेंडर है, उसके भाग जाने का ख़तरा है, तो उसके भागने से बचने के लिए उसको गिरफ़्तार करना ज़रूरी है और उसकी गिरफ़्तारी के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, तो फिर जस्टिस ऑफ पीस पुलिस से मदद जो है वो तलब कर सकती है। फिर है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के जो जस्टिस ऑफ पीस है उसके पास इख्तियार मौजूद है कि वो मुआशरे के अंदर जुर्म होने से बचाए या फिर जो अमन व अमान है उसको कायम रखे, उसको टूटने से बचाए, या फिर जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है उसकी डिस्टर्बेंस ना होने दे। ये सारे काम करने के लिए अगर उसे पुलिस की ज़रूरत है तो वो पुलिस से मदद तलब कर सकता है। फिर उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के जो जस्टिस ऑफ पीस है वो किसी भी बंदे को जो उसकी लोकल लिमिट में, उसके लोकल एरिया में रहता है, वो उसको सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी जारी कर सकती है। फिर उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के जस्टिस ऑफ पीस उस बंदे के डॉक्यूमेंट जो उसके लोकल लिमिट्स में आता है उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी कर सकती है। फिर है अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के वो बंदा जो उसकी लोकल लिमिट्स में आता है वो उसके डॉक्यूमेंट को अटेस्ट भी कर सकती है। फिर उसके बाद है डायरेक्शन फॉर पुलिस अथॉरिटीज़। जस्टिस ऑफ पीस के पास ये इख्तियार भी मौजूद है कि वो पुलिस अथॉरिटीज़ को हदायत दे किस तरह उन्होंने केस को दर्ज करना है, उसको रजिस्टर करना है, या फिर इन्वेस्टिगेशन को अगर ट्रांसफ़र करना है, या फिर अगर कमीशन को निगलेक्ट किया गया है या फेलियर है या फिर उस तक नहीं पहुंचा जा रहा, मतलब कोई भी मामला जिसके अंदर पुलिस को हदायत देना ज़रूरी है कि वो इस तरह काम करे, तो जस्टिस ऑफ पीस के पास इख्तियार मौजूद है कि वो उसको हदायत जारी करे। उसके बाद आ जाएंगी ड्यूटीज़ ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। इसमें सबसे पहले है इंक्वायरीज़ कि जो जस्टिस ऑफ पीस है वो अपनी लोकल लिमिट के अंदर अगर कोई भी वारदात होती है, कोई भी हादसा पेश आता है, तो वो उसके ऊपर इंक्वायरी करके
तो रिटर्न रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को पेश करेगी। फिर उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ रिमूवल ऑफ थिंग के वो एरिया जहाँ पे कोई जुर्म हुआ है वहाँ से कोई भी चीज़ जाए वकुआ से कोई भी चीज़ गायब ना हो, जैसे अगर कोई बुलेट शेल है या फिर फिंगरप्रिंट्स हैं तो इस तरह की चीज़ कोई और बंदा उठा के ना ले जाए, इस चीज़ को भी बचाना होता है और ये ड्यूटी है जस्टिस ऑफ पीस की। फिर उसके बाद है असिस्टेंस कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को इंक्वायरी के लिए जस्टिस ऑफ पीस की मदद ज़रूरी है या फिर उसकी वो असिस्टेंस चाहता है तो जस्टिस ऑफ पीस इस चीज़ का पाबंद है कि वो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसमें असिस्टेंस ऑफ पुलिस आ जाएगी सबसे पहले कि जो जस्टिस ऑफ पीस है वो पुलिस ऑफिसर की मदद करेगा जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। फिर उसके बाद है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट कि जो जस्टिस ऑफ पीस है वो किसी भी बंदे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है जिसके ऊपर ये खदशा है कि वो मौत के करीब है, वो मरने वाला है या फिर उसने कोई जुर्म किया है। उसके बाद आ जाएंगी जुवेनाइल कोड्स सेक्शन 29B के तहत कोई भी जुर्म अगर किसी बच्चे ने किया है जिसकी सज़ा उम्र कैद या फिर मौत की सज़ा ना हो तो और उस जो मुल्ज़म है जो वो जुर्म करने वाला है उसकी उम्र 15 साल से कम हो तो फिर उसका जो मुकदमा है वो जुवेनाइल कोर्ट के अंदर चलाया जाता है। फिर उसके बाद है स्पेशल कोर्ट्स के कोई भी अदालत जो किसी स्पेशल कानून के तहत बनाई गई है उसको स्पेशल कोर्ट कहते हैं। जैसे कि अगर कोई कोर्ट बनाई गई है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत या फिर कोई कोर्ट कोई नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत बनी है, कोई कोर्ट ड्रग एक्ट 1976 के तहत बनी है, मतलब किसी भी स्पेशल एक्ट के तहत कोई भी स्पेशल कोर्ट बनाई गई है तो उसको स्पेशल कोर्ट कह दिया गया है। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।